भी कहूँगी कि एम्बोल्डन एंड एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बनकर रह गया है कि ऑपोजिशन के सारे नेतागण हों, उनके दफ्तर हों, उन पे छापे मारकर उनको सील कर कर ये प्रेशर बनाने की आदत है कि इनको किसी भी तरीके से इनको रोका जाए, इनको चुप कराया जाए और कोई देश में विपक्ष ही ना रहे। ये केंद्र सरकार का पूरा पूरा षड्यंत्र है। हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और संजय राउत जी खुद आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी के हिरासत में है। ईडी जब पार्लियामेंट सेशन में है ना चेयरमैन को बताए, वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को ये इन्फॉर्मेशन दिए कि उनको डिटेन किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है, तो जो मनमानी काम हो रहा है और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को अंडरमाइन किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्वीट किया है कि सत्य की आवाज़ नहीं डरेगी, पुलिस या पहरों से गांधी के अनुयायी लड़के जीत के निकलेंगे अंधेरों से। नेशनल हेराल्ड का ऑफिस सील करना, कांग्रेस मुख्यालय को पुलिस के पहरे में कैद करना, तानाशाह का डर और बौखलाहट दोनों दिखाता है। अब देखिए जिस तरीके से पूरे उनके सारे ऑफिसेज हों, 10 जनपद हो, राहुल गांधी जी का रेजिडेंस हो, सब जगह इतनी पुलिस की वो बढ़ा दी है, सिक्योरिटी वहाँ पे बढ़ा दी है, लोगों का आना जाना वहाँ पर रोक दिया है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये एक कॉन्फिडेंट सत्ता पक्ष नहीं है, ये एक कमज़ोर सत्ता पक्ष है, ये एक मजबूर सत्ता पक्ष है जो मजबूर होकर इस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर कर अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। पर ये सच्चाई है कि जो लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं वो किसी से ना डरते हैं। संजय राउत जी भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, और यहाँ पर सारे विपक्षी नेता एकजुट होकर एक आवाज़ में इस तरीके की कार्रवाई की निंदा करते हैं। केंद्र सरकार ने जो है प्रोटेक्शन बिल को जो है वापस ले लिया है और मंत्रालय ने कहा है कि इसकी जगह पर जो है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल स्टडीज के हिसाब से कानून बनाया जाए। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वो कम था, वो डेटा गैदरिंग ज़्यादा था, और जिस तरीके से नॉन पर्सनल डेटा को भी इसमें डाल दिया गया था, वो हम शुरू से ही इसके बारे में मैं कह रही थी कि दिस विल बी अ प्रॉब्लमैटिक जोन। और बेसिकली सारी जो सरकारी यंत्र हैं, कैसे जनता का डेटा लिया जाए, अपने कंट्रोल में किया जाए, ये पूरा बिल उसी पे आधारित था। इसको वापस लिया, इसको मैं वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो बिल सामने आएगा वो एक ऐसा बिल होगा जो राष्ट्र को मजबूत करे, हमारी जनता को मजबूत करे और उनका डेटा किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एक दूसरा जो पीएमएलए कानून को लेकर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुनवाई की और जिस तरीके से उसमें कहा कि उसका कोई बीजा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसे लेकर आज सारी विपक्षी पार्टियों ने एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसमें शिवसेना भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, जिस तरीके से आप ईडी एकदम से एक एम्बोल्डन रूप में दिख रही है, जिस तरीके से बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे हो गया है। पहले ये होता था इनिसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कर दिया है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनिसेंट, एंड इनिसेंट भी जो प्रूव करना है वो जो अक्यूज्ड है उसी के खेमे में डाल दिया गया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट्स हो, बेल के एस्पेक्ट्स हो, इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अ सिटीजन ऑफ एन अक्यूज्ड एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट। एंड मैं तो बस यही कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर फिर से देखना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को देखकर उनकी निगरानी में इस तरीके के निर्णय होने चाहिए। आम आदमी पार्टी और जेएमएम ने टलवा को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये स्वागत योग्य है कि जिस तरीके से एक महिला वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वो उभरी हैं। शी कम्स विद अ वास्ट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनके पास पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस भी रहा है, उनका एक्सपोजर रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस है, डेमोक्रेसी के क्या मायने हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके इस समय पर जहाँ पे सारे इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास करके राज्यसभा की वो चेयरपर्सन भी होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी होते हैं और जो जीत कर आते हैं, तो किस तरीके से राज्यसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको सुनवाई हो, वो होना बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्शन के दौरान ऑफर दिया जाता है, उसे लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए एक अपेक्स पैनल की ज़रूरत है जो इस पूरे मामले को रेगुलेट करे। इसमें नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, इसके अतिरिक्त जो है राज्यों के और केंद्र के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भी शामिल किए गए हैं। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का होना ज़रूरी भी है, महत्वपूर्ण भी है, और सब लोग एक साथ अगर मिलकर कुछ निर्णय लेते हैं तो ये स्वागत योग्य रहेगा,
कि आफ्टर ऑल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी क्या पड़ते हैं ऑन ये जो फ्री कल्चर है। पर मैं इसको फ्री कल्चर हर चीज़ को नहीं बोलूँगी, काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर स्कीम्स आर इम्पॉर्टेंट। और जो डिफरेंसेस हैं जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में या पीपल्स एम्पावरमेंट में, उनको किसी तरीके से फ्रीबीज नहीं कहना चाहिए, उनको एम्पावरमेंट स्कीम्स माननी चाहिए जो वेलफेयर के माध्यम से जनता को और मजबूत कर सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।